हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 15th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन म्यूजिक एंड पपेट्री के बारे में, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कठपुतली। आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये क्रैश कोर्स या फिर चैनल ज्वाइन किया है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। पूरे 3 महीने का ये क्रैश कोर्स होगा, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है एंड 20 जून तक हमारा ये क्रैश कोर्स चलेगा। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं। नंबर 1, एकदम फ्री है, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है और दूसरा सीसेट की क्लासेस लग रही हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्किल में, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और वो है इंडियन म्यूजिक। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पेंटिंग डिस्कस की थी और वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी, लेकिन वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली ये टॉपिक भी ऐसा है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाले टॉपिक में मैंने क्या किया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा म्यूजिक की नॉलेज नहीं है। ठीक है, बट यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम म्यूजिक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें कौन बंदा याद आता है? नारद मुनि। आपने अक्सर देखा होगा नारायण नारायण। ठीक है, जो भी आपने रामायण या महाभारत सीरियल देखे होंगे उसमें नारद मुनि को दिखाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पे म्यूजिक को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है तो वहाँ पर भी हमको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भाई वो लोग भी म्यूजिक वगैरह प्रीफर करते थे। जैसे कि वहाँ पे हमको एक फ्लूट, एक बांसुरी मिली है, एक रावण हाथ जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है। फ्रेंड्स, ये रावण हाथ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा गंधर्व वेद है, जो हमारा साम वेद है, ये तो बने ही म्यूजिक के लिए हैं। ठीक है, वहीं जो पहला रेफरेंस आता है म्यूजिकल थ्योरी का, वो हमको मिलता है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ये कब लिखा गया था? 200 बीसी से 200 एडी के बीच में। अब दोस्तों, इसके अलावा भी जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिचुअल्स वगैरह होते थे तो उसमें भी म्यूजिक का यूज़ किया जाता था। और उसके लिए क्या टर्म यूज़ होती थी? संगमा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। जब हम एपिक की बात करते हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो जब उनकी स्टोरी सुनाई जाती थी तो उसके साथ में म्यूजिक का भी यूज होता था, एक संगीत का यूज होता था, और इसको कहा जाता था जातिगण। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं जहाँ पे हमको म्यूजिक के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, 13th सेंचुरी में सारंग देवा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है संगीत रत्नाकारा। उससे पहले 9th सेंचुरी में जो ऋषि मटंग थे उन्होंने बृहदेशी बुक लिखी थी जहाँ पे राग इन सब का वर्णन किया गया था। 11th सेंचुरी में नंदा के द्वारा संगीत माकरंडा लिखा गया था। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लिटरेरी एविडेंस हैं हमारे पास जिनसे हमको पता चलता है कि ये जो ट्रेडिशन है म्यूजिक की, ये काफ़ी पुरानी है, कोई नई ट्रेडिशन नहीं है।
अब दोस्तों ये कुछ नाम तो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होता है जब इस्लाम भारत में आता है, जब पर्शियन एलिमेंट भारत में आते हैं, मींस जब मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है तब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एक ध्रुपद स्टाइल होती है वो 15th सेंचुरी में डेवलप होती है, ठीक है, और फिर इसके बाद 17th सेंचुरी में एक नई स्टाइल डेवलप होती है, ख्याल उसको बोलते हैं, एंड काफ़ी सारी फोक स्टाइल्स भी डेवलप होती हैं। फ्रेंड्स फोक स्टाइल क्यों डेवलप होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रीजनलिज्म जो है अलग अलग रीजन्स डेवलप होते हैं, एंड क्योंकि वो आइसोलेटेड होते हैं तो एक फोक स्टाइल हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि म्यूजिक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या होते हैं। नंबर 1 इज स्वर, इसको सुर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 इज राग एंड नंबर 3 इज ताल। अब फ्रेंड देखिए मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि स्वर क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं, राग क्या होता है और ताल क्या होता है, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स सुर क्या होते हैं, जनरली टोटल 12 सुर होते हैं, ठीक है, बट उसमें जो मुख्य सुर होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, ये आप सभी जानते होंगे। इनको कहा जाता है 7 स्वर्स या फिर सप्तक या फिर सरगम के नाम से इनको जाना जाता है। एंड बेसिकली ये म्यूजिकल नोट्स होते हैं, और जब भी इनको प्रोनाउंस करते हैं तो एक पिच भी होती है जो साथ में आपको ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया स्वर या फिर सुर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है राग। फ्रेंड्स आपने राग दरबारी के बारे में सुना होगा, राग दरबारी, या फिर आपने राग भैरवी के बारे में सुना होगा, या फिर राग यमन के बारे में आपने सुना होगा। फ्रेंड्स राग बेसिकली क्या होता है, ये होती है मेलोडी, ठीक है, ये होती है मेलोडी, और इसका पर्पस क्या होता है ताकि जो सामने वाला बंदा है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, उसको हैप्पी रखा जा सके, उसको खुश रखा जा सके, इसलिए राग का यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब सिंपल सा होता है मेलोडी। अब फ्रेंड जब हम राग की बात करते हैं तो राग टाइम एंड सीजन स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी जो मर्जी होगी आप वो राग गा लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर सीजन होता है, एंड पर्टिकुलर राग से एक पर्टिकुलर इमोशन डेवलप होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी राग की, उनसे जुड़ा हुआ जो टाइम है, कौन सा सीजन उनसे जुड़ा हुआ है, और कौन सा इमोशन या फिर मूड उससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो दीपक राग है ये जनरली नाइट के समय में या फिर रात के समय में इसको गाया जाता है, और जब आप इसको गाते हो तो काफ़ी गर्मी आपको महसूस होगी, एक समर सीजन की आपको अनुभूति होगी, और इससे कौन सा मूड डेवलप होता है, कंपैशन का। सिमिलरली जो मेघ राग है वो करेज के मूड को डेवलप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से डिफरेंट राग हैं, इनका पर्टिकुलर टाइम होता है, सीजन होता है और मूड होता है जो ये डेवलप करते हैं। तो दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है ताल। फ्रेंड्स आपने जनरली देखा होगा कि जब कोई टीचर स्टूडेंट को सिखाता है तो वो ऐसे ताली बजाता है, 1 2 1 2 3, इसको बोलते हैं ताल या फिर बीट, इसको आप रिदम भी कह सकते हो, और इसका मतलब होता है ताल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ताल, बीट या फिर रिदम क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वन इज रस। दोस्तों रस तो आप समझते होंगे, रस का मतलब होता है इमोशंस। जब आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ठीक है, कोई अगर सॉन्ग कंपोज किया गया है तो वो अलग अलग रस या फिर इमोशंस का होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉन्ग ऐसा है जिसमें रोमांस के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब होता है कि वो एक श्रृंगार रस का म्यूजिक है, एक श्रृंगार रस का वो सॉन्ग है। इसी तरह से रौद्र मतलब एंगर, हास्य मतलब क्या होता है, ह्यूमर या लाफ्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अलग अलग रस के सॉन्ग्स होते हैं जिनका मतलब होता है इमोशन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये रस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको
क्लियर हो गया होगा। टोटल 9 रस आपको देखने को मिलते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, विभत्स एंड शांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफ़ी है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज थाट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स हमको ये समझना होगा कि देखिए काफ़ी सारे राग हैं, ठीक है, और उनसे जुड़े स्वर भी काफ़ी सारे हैं, तो आप उनको कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए थाट का सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो राग हैं उनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप को कहते हैं थाट। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि देखिए राग हैं और जो राग होते हैं उसमें काफ़ी सारे सुर होते हैं, ठीक है। तो अब आप किस तरह से पहचानोगे कि किसी राग में कौन सा स्वर है? तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो राग हैं उनको 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसको कहते हैं थाट। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपको ये पता है कि कोई राग किस थाट से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से सुर आपको यूज करने हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जो थाट है उसका मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द रागाज इन डिफरेंट ग्रुप्स। केवल हमको इतना ही याद रखना होगा। ये हो गया थाट। अब फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे कि समय। हमने डिस्कस किया था कि जो राग होता है ऐसा नहीं है आप उसको कभी भी परफॉर्म कर लो, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। क्यों? क्योंकि उसी स्पेसिफिक टाइम पे उसको इफेक्टिव माना जाता है, इसलिए उस राग को उस पर्टिकुलर टाइम पे ही गाया जाता है। इसको बोला जाता है समय। अगली टर्म आती है अलाप। फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि जब कोई कव्वाली गाई जाती है तो पहले एक जब शुरुआत होती है तो एक अलाप लिया जाता है, एक राग जो है उसकी शुरुआत होती है, इसी को कहा जाता है अलाप। अक्सर अगर आपने नुसरत साहब की कव्वाली सुनी होगी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, तो उसमें आपको अलाप देखने को मिलेगा। और जनरली जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वहाँ पे इसका यूज होता है। अब फ्रेंड जब हम किसी सॉन्ग की बात करते हैं तो उसके कंपोजिशन में 2 चीज़ें और हमारे सामने आती हैं। एक तो होता है मुखड़ा और दूसरा होता है अंतरा। फ्रेंड्स अक्सर आप लोगों ने कभी इंडियन आइडल देखा हो या कोई भी म्यूजिकल रियलिटी शो देखा हो तो उसमें अक्सर जो जजेस होते हैं उनकी कंप्लेंट क्या होती है कि यार तुमने मुखड़ा अच्छा नहीं गाया, तुमने अंतरा अच्छा नहीं गाया, तुम्हारे सुर नहीं लगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको होगा। फ्रेंड्स मुखड़ा क्या होता है कि जब कोई सॉन्ग होता है तो उसका जो शुरुआती कंपोजिशन होता है उसको कहते हैं मुखड़ा, ठीक है, और जो सेकंड कंपोजिशन या उसके बाद के कंपोजिशन होते हैं उसको कहा जाता है अंतरा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉन्ग है, ये शाम मस्तानी, राजेश खन्ना का ये सॉन्ग था। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए इसका मुखड़ा कौन सा है? मुखड़ा मीन्स फेस। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये शाम मस्तानी, ये वाला जो लाइन्स हैं ये इसका मुखड़ा होगा और इसके बाद में ये सब इसका अंतरा कही जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं इंडियन म्यूजिक की तरफ। उसका क्या क्लासिफिकेशन है? फ्रेंड्स देखिए इंडियन म्यूजिक को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, फ्यूजन एंड मॉडर्न। फ्रेंड्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल एंड जो फोक म्यूजिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा फोकस इन्हीं पर रहेगा। एंड दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको केवल नाम याद होना चाहिए कि वो जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम क्या है, उससे जुड़े जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका क्या नाम है, ठीक है, एरिया कौन सा है जहाँ पे उसको परफॉर्म किया जाता है, और अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, बस इतना ही हमको याद रखना होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिक की। और ये जो क्लासिकल म्यूजिक है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ में होता है हिंदुस्तानी और साउथ में होता है कार्नेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 1 बाय 1 अब इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अब दोस्तों इसके भी काफ़ी सारी स्टाइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि ध्रुपद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ख्याल, तराना, ठुमरी। तो टोटल 10 टाइप्स के होते हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जाता है।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुपद की। दोस्तों देखिए, ध्रुपद जो है सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रांडेस्ट फॉर्म्स मानी जाती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, और इसका मेंशन आपको नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलेगा। अकबर के टाइम पे इसने अपना सर्वोच्च स्तर हासिल किया था, जिसको कहते हैं जेनिथ। और जो खास लोग थे जो इस ध्रुपद को परफॉर्म करते थे वो थे गोपाल दास, स्वामी हरिदास एंड मियाँ तानसेन। फ्रेंड्स, तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब ये जो ध्रुपद है ये किस शब्द से बना है? ध्रुव। एंड फ्रेंड्स, आपने पोल स्टार के बारे में आपको पता होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ठीक है। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये अपनी जगह पे बना रहता है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि ध्रुव का मतलब क्या होता है? अनमूविंग, आप अपनी जगह पे बने हुए हो। तो इसका मतलब क्या है कि ध्रुपद में क्या होता है कि जो सेम लाइंस होती हैं, ठीक है, आप उन्हीं को बार बार रिपीट करते हो, लेकिन हर बार उसका तरीका अलग होता है। तो ये बात आपको ध्रुपद में याद रखनी होगी। और जब भी ध्रुपद की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग होती है अलाप से। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल बन सकते हैं। अब जब भी ये ध्रुपद परफॉर्म किया जाता है तो उसके साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि तानपुरा, दिस इज तानपुरा, पंखवज। फ्रेंड्स, ये जो ढोलक टाइप आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? पंखवज। अब दोस्तों, जब भी आप म्यूजिक के बारे में सुनेंगे तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा घराना, जैसे कि जयपुर घराना, बनारस घराना। तो ये घराना होता क्या है? फ्रेंड्स, घराना एक तरह का सिस्टम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि म्यूजिशियंस या फिर डांसर्स ये लोग जुड़े होते हैं। आप इसको एक फैमिली मान सकते हैं, और उनकी अपनी एक पर्टिकुलर म्यूजिकल स्टाइल होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जो कि दूसरे स्कूल से अलग होती है। ठीक है, इसलिए हमको काफ़ी सारे घराने देखने को मिलते हैं। जब हम ध्रुपद की बात करते हैं तो इससे जुड़े भी 4 घराने हैं, जैसे कि डागरी घराना, दरभंगा घराना, तलवंडी घराना एंड बेटिया घराना। तो ये चारों घराना आपको याद होने चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट वन इज ख्याल। ध्रुपद का इम्प्रोवाइजेशन होता है और उससे हमको ख्याल जो है वो देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ख्याल को हम क्या कहते हैं? इमेजिनेशन या फिर आइडिया। ठीक है, इसकी शुरुआत ऐसी मानी जाती है कि आमिर खुसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों देखिए, इसमें कुछ इसकी खास बातें हैं, जैसे कि अलाप इसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जनरल थीम होती है वो रोमांटिक थीम होती है इसमें। ठीक है, और इससे जुड़े घराने कौन से हैं? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, और आगरा घराने को रंगीला घराना भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। किराना घराना, और इससे जुड़ी जो फेमस पर्सनैलिटी हैं वो हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। ठीक है, देन पटियाला घराना, और सबसे आखिर में आते हैं भेंडी बाजार घराना। और जो पटियाला घराना है उससे कौन जुड़े हुए हैं? बड़े गुलाम अली खान साहब, जो कि काफ़ी फेमस हैं राग दरबारी के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन इज तराना स्टाइल। दोस्तों, इसमें जो बीट होती है, जो रिदम होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। काफ़ी फास्ट टेम्पो आपको इस स्टाइल में देखने को मिलेगा। और इससे जुड़ी जो पर्सनैलिटी हैं वो है पंडित रतन मोहन शर्मा, जिसको तराना का बादशाह भी कहा जाता है, मीन्स किंग ऑफ तराना भी उनको कहा जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई क्लासिकल, जो अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल है। इसके अलावा कुछ सेमी क्लासिकल स्टाइल्स भी हैं, और उसमें सबसे फेमस है ठुमरी। दोस्तों, अगर आपने सरफरोश मूवी देखी हो, ठीक है, तो उसमें ठुमरी का काफ़ी जिक्र आता है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली जो रोमांटिक या फिर डिवोशनल नेचर के सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। एंड दोस्तों, इसमें देखिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी, अवधी, और जो ब्रिज भाषा होती है वो आपको इसमें यूज होती मिलेगी। और इससे जुड़ी जो सबसे फेमस कलाकार हैं वो हैं बेगम अख्तर, और इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टप्पा। फ्रेंड्स, टप्पा में भी आपको रिदम या फिर जो बीट होती है वो उसका एक क्रूशियल रोल देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कैमल राइडर्स हुआ करते थे, जो ऊंट की सवारी करते थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी होगी। नेक्स्ट वन इज गज़ल।
फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को गज़ल के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। इसकी शुरुआत आमिर खुसरो से हुई थी, ठीक है। और इसमें जो थीम यूज होती है वो क्या है, लव या फिर रोमांस। इनसे जुड़े जो फेमस गज़ल गायक हैं वो कौन कौन से हैं, जगजीत सिंह जी, उनके बारे में आपने सुना होगा। गुलाम अली, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं साउथ की तरफ और बात करेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में। 14th सेंचुरी में हरि पला ने एक बुक लिखी थी, संगीत सुधाकर, और इसमें पहली बार कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी ये शब्द जो हैं इनका यूज़ किया गया था। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जब मिडिवल इंडिया था उसी में ये दो स्कूल बन जाते हैं, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट स्टाइल हैं, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, ये पिक्चर में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोलते हैं, उसमें हमको काफ़ी पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जबकि साउथ में ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी हमको उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो देखने को मिलती है। अब जब हम कार्नेटिक म्यूजिक की बात करते हैं तो उससे जुड़े कुछ काफ़ी फेमस लोग हैं, जैसे कि पुरंदर दासा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको कार्नेटिक म्यूजिक का पितामह भी कहा जाता है। इस पे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ म्यूजिकल ट्रिनिटी। फ्रेंड्स 1750 से 1850 के बीच में साउथ वाले पोर्शन में हमको एक म्यूजिकल ट्रिनिटी देखने को मिलती है, और ये तीन लोग कौन थे, त्यागराजा, मुथुस्वामी एंड श्यामा शास्त्री। दोस्तों इन तीनों के द्वारा ही काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया गया था कार्नेटिक म्यूजिक का, और एक नए एरा की शुरुआत होती है। अब फ्रेंड्स ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसमें डिफरेंट म्यूजिकल फॉर्म्स हमको देखने को मिलती है। इनकी डिटेलिंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके जो नाम हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि गीतम, सुलादी, स्वर जाति, जातिस्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति एंड पदा। इसके बाद नंबर आता है जवाली, तिल्लाना, पल्लवी एंड तनम। तो ये नाम दोस्तों आपको याद रखने होंगे। इनकी डिटेलिंग में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे मैंने इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पल्लवी। ये जो कार्नेटिक जो कंपोजिशन होती है, इसकी जो शुरुआती लाइंस होती हैं, जो शुरुआती थीमेटिक लाइंस होती हैं, उनको पल्लवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नंबर आता है अनुपल्लवी का, ठीक है। पल्लवी के बाद की जो दो लाइनें होती हैं उसको अनुपल्लवी के नाम से जाना जाता है। देन वर्णम। फ्रेंड्स वर्णम मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। तो जब आप शुरुआत में जब आप कंपोजिशन गाते हो उसको कहा जाता है वर्णम, ठीक है। देन आता है राग मल्लिका। फ्रेंड्स जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है परफॉर्मेंस का उसको कहा जाता है राग मल्लिका। फ्रेंड्स ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, आपने अक्सर देखा होगा, मृदंगम इसको कहा जाता है, और इसकी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है और जो कार्नेटिक म्यूजिक है इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर वन इज़ इन्फ्लुएंस। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, जैसे कि गज़ल हो गया, ठीक है, ध्रुपद हो गया, तो इन पे हमको पर्शियन, अफ़गान एंड अरब का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जबकि जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो पूरा का पूरा इंडिजिनस है। अगर हम फ्रीडम की बात करें तो जो कार्नेटिक म्यूजिक है वहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज़ करने की कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगी, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको काफ़ी फ्रीडम देखने को मिलती है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको सब स्टाइल्स भी देखने को मिलेगी, हमने घराना सिस्टम की बात की थी, जबकि साउथ में ऐसा नहीं होता है। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड वोकल्स दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक में जो वोकल म्यूजिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज़ दोस्तों, अगर राग की बात करें तो साउथ में ज़्यादा राग हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो नॉर्थ में तबला, सारंगी, सितार इन सब का यूज होता है, जबकि साउथ में आपको वीणा, मृदंगम एंड मैंडोलिन देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स मैंडोलिन क्या होती है, ये जो फोटो है ये मैंडोलिन का है, और इसको देख के आपको शाहरुख खान की याद आने वाली है, ठीक है। जो हिंदुस्तानी
म्यूजिकल सिस्टम है वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा और जो कार्नेटिक है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। हालांकि कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं जैसे कि फ्लूट एंड वायलिन, इन दोनों स्कूल्स में यूज होता है। एंड दोस्तों इतना जानना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा क्लासिकल म्यूजिक। अब हम आएंगे फोक म्यूजिक की तरफ और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल आपको इस पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है बट प्लीज़ उसको अवॉइड मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हमने क्लासिकल म्यूजिक की बात की थी तो वहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है और ये रूल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, नाट्य शास्त्र में। जबकि फोक ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक तो फोक म्यूजिक का नाम पता होना चाहिए और उसका जो एरिया है वो पता होना चाहिए। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहला जो फोक म्यूजिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है बाउल फोक म्यूजिक और ये कहाँ का है, बंगाल का। और इसमें बेसिकली जो मिस्टिसिज्म होता है उसको प्रीच किया जाता है। फ्रेंड्स मिस्टिसिज्म क्या होता है, जब आप ये बिलीव आपका होता है, जब आप ऐसा मानते हो कि प्रेयर के माध्यम से या प्रेयर के थ्रू आप गॉड को अचीव कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है मिस्टिसिज्म। नेक्स्ट वन इज वानावन और ये कहाँ का फोक म्यूजिक है, कश्मीर का। अब फ्रेंड्स क्या आप में से कोई इस पिक्चर को पहचान के मुझे बता सकता है कि ये कौन सा फोक म्यूजिक है, कहाँ का फोक म्यूजिक है? ये लेडी काफ़ी फेमस है। फ्रेंड्स ये जो लेडी है इनका नाम है शीलू सिंह राजपूत और ये अल्हा जो फोक म्यूजिक हैं उनको ये गाती हैं। तो फ्रेंड्स अल्हा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश का एक फोक म्यूजिक है। इसमें बेसिकली जो महाभारत है उससे जुड़ी कहानियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ हीरोज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है। उनको पांडवा जो 5 पांडव थे उनका री इनकारनेशन बताया जाता है। और कौन वो 5 लोग हैं, अल्हा, उदल, मलखान, लखन एंड देवा। ये आपको याद रखना होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेडी कौन है, शीलू सिंह राजपूत। अब अगला हम देखते हैं ये वाली पिक्चर। फ्रेंड्स क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये लेडी कौन है? ये काफ़ी फेमस एक फोक म्यूजिक है, उसका फॉर्म है और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये हैं तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और ये जो फोक म्यूजिक है इसको कहा जाता है पांडवानी। इसमें भी महाभारत की बात होती है लेकिन यहाँ पे हीरो कौन है, भीमा। जो भीम है, जो भीमसेन है वो इसमें हीरो होते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है वो उसका क्या नाम है, तंबूरा। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ तंबूरा। तो इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पनिहारी और ये कहाँ का फोक म्यूजिक है, राजस्थान का। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वन इज़ ओवी और ये महाराष्ट्र एंड गोवा का फोक म्यूजिक इसको माना जाता है। एंड ये जो फिगर है यहाँ पे आप पाई फोक म्यूजिक को देख सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स अगला आता है लावनी और ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि अक्सर जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उसमें हमको ये देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस पिक्चर में आप यहाँ पे लावनी जो म्यूजिक का फॉर्म है इसको यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये वाली जो इमेज है, ये जो राजस्थान का सीन आपको दिख रहा है, ये मांड फोक म्यूजिक है, इसको बोलते हैं मांड। एंड फ्रेंड जो केसरिया बालम जो एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है राजस्थान का, वो इसी स्कूल का एक सॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे आपको हारमोनियम दिखेगा, इसको कहते हैं सारंगी। ठीक है, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है इनको सारंगी कहते हैं। यहाँ पे आपको खड़ताल इनके हाथ में देखने को मिलेंगी। और ये जो डबल फ्लूट जैसा इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोलते हैं, अलगोजा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अलगोजा। ठीक है, और ये है मटकी। तो इंस्ट्रूमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस फोक म्यूजिक है, उसका नाम है पोवाडा। एंड फ्रेंड्स, ये वाला जो फिगर है, ये जो इमेज है, ये इसी फोक म्यूजिक की है। वहीं मणिपुर का एक फेमस फोक म्यूजिक है खोंगजोम परवा। ये जो इमेज है, ये खोंगजोम परवा की है। इस पे आई थिंक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों, इसके अलावा कुछ और फोक म्यूजिक हैं, जैसे कि मांगनियार। इस पे यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है, ठीक है। ये जो इमेज है, ये मांगनियार्स की है, और ये इंडियन आइडल में आपने काफ़ी देखा भी होगा, ठीक है। हर सीजन में आपको एक ना एक बंदा राजस्थान से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे मांडो, ये गोवा का फोक म्यूजिक है। तो दोस्तों, ये सब आपको याद रखने होंगे, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों, ये जितने भी फोक म्यूजिक हैं, ये सारे, ये बेसिकली जो सीसीआरटी है वहाँ से मैंने लिए हैं, वहाँ पे इनको मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, मैं इनको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, फोक म्यूजिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक की, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सुगम संगीत। दोस्तों, ये जितने भी डिवोशनल म्यूजिक वगैरह होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि भजन, शबद, जो कि सिखिज्म से इनका संबंध है, कव्वाली। फ्रेंड्स, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो कव्वाली आपको देखने को मिल रही है, इसमें ये फिगर कौन है? ये बहुत ही फेमस एक कव्वाल है। आई होप आप इनको पहचानते होंगे। इनका नाम है नुसरत फ़तेह अली खान साहब। बहुत ही फेमस कव्वाल हुआ करते थे, ठीक है। एंड दोस्तों, जो अभी राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, ये तस्वीर उनके पिताजी की है, ठीक है। ये उनके फादर हैं, ठीक है। और ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों ब्रदर हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हालांकि पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, हम आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ये जो नाट्य शास्त्र है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसका बेसिस क्या है कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, उसके बेसिस पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है अवनाद वाद्य, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेम्ब्रानोफोन। अब फ्रेंड्स, इसमें जो साउंड है वो किस तरह से जनरेट होती है कि आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और जब आप उस मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेंगे उसके बाद आपको म्यूजिकल साउंड देखने को मिलती है। और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो ढोलक हो गया, ड्रम हो गया, तबला हो गया। इसके अलावा घूमट, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोवा में यूज होता है। ये जो फिगर है ये घूमट का ही है। नेक्स्ट वन इज सुशिर वाद्य। फ्रेंड्स, इनको एरोफोन्स भी कहते हैं, और इसमें साउंड जो है वो विंड के माध्यम से, उसके थ्रू जो है जनरेट की जाती है, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, पुंगी हो गया, ठीक है। गोगना, अलगोजा, पुंगी, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, ये होते क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है अलगोजा। ये यहाँ पे आपको गोगना दिख रहा होगा। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये है शहनाई। और दिस वन इज बीन, या फिर इसको बोलते हैं पुंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब है शिशिर वाद्य। अब नेक्स्ट वन आता है घना वाद्य। फ्रेंड्स, इसमें सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। और जब उनको आप स्ट्राइक करते हो तब आपको साउंड जो है सुनने को मिलेगी। इनको ईडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मंजीरा। अक्सर जो अपने घरों या मंदिर में कीर्तन होते हैं, वहाँ पे मंजीरे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, क्या कोई बता सकता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बताइए, क्या किसी को पता है? फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं जल तरंग, ठीक है। इसको बोलते हैं जल तरंग। और ये जो बगल में दिख रहा है ये है खड़ताल, जो कि अक्सर राजस्थान में लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, उड़ीसा में हमने सन टेम्पल कोणार्क देखा था, तो वहाँ पे हमको एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, उसका क्या नाम है, झांझ, ठीक है। ये जो लेडी है, इसके हाथ में हमको झांझ देखने को मिलता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अब अगला आता है टाट वाद्य। फ्रेंड्स, इसको कॉर्डोफोन्स या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि गिटार वगैरह हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सारंगी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं।
एसराज हो गया, वायलिन हो गया, वीणा, सितार, तुम्बी, एकतारा, दिलरुबा, कमेचा। दोस्तों ये सब आपको याद रखने होंगे, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इनकी देखिए इमेज मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। ये इसराज है, ये वायलिन है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इसको एकतारा कहते हैं। और ये क्या है? ये वीणा है। और ये है खमेचा। एंड फ्रेंड्स ये राजस्थान में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है खमेचा, तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये जो इमेज है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्या कभी किसी ने इससे पहले इस तरह की इमेज देखी है? तो फ्रेंड्स ये है पपेट्री, जिसको कहते हैं कठपुतली। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन आ सकता है और काफ़ी शॉर्ट में मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो इंडियन पपेट्री है, इसके एविडेंस हमको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में भी देखने को मिले हैं। वहाँ पे हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिले हैं जिनमें सॉकेट्स हैं, मतलब उनमें छेद बने हुए हैं। और इसी से हम कह रहे हैं कि कुछ पपेट्स टाइप वो लोग यूज़ करते होंगे। ओल्डेस्ट रिटन रेफरेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? शिलापदिकरम में। इसके अलावा दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि जो गॉड हैं वो एक पपेटियर हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को 3 स्ट्रिंग्स मतलब 3 डोरियों से बांध रखा है। और ये डोरियां कौन सी हैं? सत, रज एंड तमा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? भागवत में। तो यहाँ से भी हमको पपेट्री का एविडेंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये जो पपेट्री होती है ये 4 तरह की होती है। स्ट्रिंग पपेट्री, शेडो पपेट्री, ग्लव पपेट्री एंड रॉड पपेट्री। फ्रेंड्स इनके भी सब डिविजन्स हैं और ये नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है दोस्तों। एटलीस्ट ये नाम आपको याद होने चाहिए, इन पे सवाल बन सकता है। जैसे कि जो स्ट्रिंग पपेट है उसमें 4 कैटेगरी आती हैं, कठपुतली, कुंदेही, गोम्बैयट्टा एंड बोम्मालट्टम, ठीक है। शेडो पपेट्री में भी 3 हैं, थोल्लू बोम्मलट्टा, रावण छाया एंड तोगालू गोम्बैयट्टा। देन आता है ग्लव पपेट्री, इसमें एक ही कैटेगरी है और उसका क्या नाम है? पावकोट्टू। लास्ट वन इज रॉड पपेट, यहाँ पे यमपुरी एंड पुतुल नाच हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स काफ़ी शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग पपेट्री की। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि जो पपेट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हैंड्स में, उनके हेड में और बॉडी के पीछे कुछ होल्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इन होल्स में स्ट्रिंग्स या फिर धागों को अटैच कर दिया जाता है और फिर उसी के द्वारा जो पपेटियर होता है वो उसको कंट्रोल करता है और एक मोशन प्रोवाइड करता है। एक स्टोरी नरेट की जाती है जिसमें जो पपेटियर होगा वो स्ट्रिंग के माध्यम से इन पपेट्स को एक मोशन प्रोवाइड करता है। कुछ इसके सब डिवीजन है, जैसे कि कठपुतली, ये राजस्थान में होती है। ये जो फिगर है ये कठपुतली का है। एंड शुरुआत में जो मैंने फोटो आपको दिखाया था वो भी कठपुतली का है, जो कि राजस्थान की फेमस है। नेक्स्ट वन इज कुंदेही, और ये कहाँ का है? उड़ीसा का। फ्रेंड्स इस फिगर में आप देख सकते हैं, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें लॉन्ग स्कर्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज गोम्बैयट्टा, और ये कहाँ की है? कर्नाटका की। और इससे जुड़ी खास बात क्या है कि इसमें जो यक्षगणा थिएटर है उसके कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्ले किया जाता है और इसमें एक से ज़्यादा पपीटियर का यूज होता है। फ्रेंड्स पपीटियर कौन होते हैं? वो लोग जो पपेट्स को ऑपरेट करते हैं उसको कहा जाता है पपीटियर, ठीक है। तो एक से ज़्यादा पपीटियर इसमें यूज होंगे। लास्ट वन इज बोम्मालट्टम, कहाँ की है? तमिलनाडु की। एंड दोस्तों खास बात क्या है कि इसमें रॉड एंड स्ट्रिंग दोनों का ही यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो पपेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े और भारी होते हैं, लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट होते हैं। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एक मिनट में इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग भी देखने को मिल रही है और यहाँ पे आपको रॉड भी देखने को मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स शेडो पपेट्री, जैसा कि नाम से ही लग रहा है यहाँ पे शेडो का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो शेडो पपेट्री है इसमें जो पपेट यूज़ किए जाते हैं वो फ्लैट फिगर्स होते हैं जो कि लेदर, चमड़े के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा।
वाइट स्क्रीन पे उनको प्लेस किया जाता है और फिर एक लाइट थ्रो की जाती है, इससे स्क्रीन पे शेडो बनती है और उसी का मूवमेंट दिखाया जाता है। ये हम एक पिक्चर में देखेंगे भी, है ना। इसके कुछ सब स्कूल्स हैं, जैसे कि तोगालु गोम्बैयट्टा, ये कहाँ की है, कर्नाटका की है, ये आपको याद रखना होगा। रावण छाया बहुत ही फेमस है, कहाँ की है, उड़ीसा की। यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं वो डियर की स्किन के बनाए जाते हैं एंड दोस्तों ये इसका यूनिक फीचर होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वाइट स्क्रीन है उस पर ये शेडो जो है बनाई गई है। एंड दोस्तों ये जो फोटो है ये किस पपेट्री का है, तोगालु गोम्बैयट्टा का, ठीक है। अब हम बात करेंगे रावण छाया की। ये रावण छाया शेडो पपेट्री की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब दोस्तों अगला आता है थोल्लू बोम्मालट्टा, और ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। और यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उनको नरेट किया जाता है इस पपेट्री के माध्यम से। फ्रेंड देखिए ये वो फ्लैट फिगर्स हैं, ठीक है, जिनका यूज शेडो पपेट्री में किया जाता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लव पपेट्स। अक्सर आपने जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उसमें देखा होगा कि जो ग्लव पपेट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लव पपेट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली स्मॉल फिगर्स होते हैं जिनका एक तो सिर होगा, आर्म्स होंगी और इनको एक लॉन्ग जो स्कर्ट है वो पहनाई जाती है, ठीक है। और फिर इनको ग्लव की तरीके से हाथ में पहना जाता है और फिर उसके हिसाब से इनको मूवमेंट प्रदान किया जाता है। इसमें एक ही स्कूल हमको देखने को मिलता है, वो है पावाकुट्टू, कहाँ का है, केरला का। एंड दोस्तों इसमें हमको कथकली डांस का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और वो इस फिगर को देख के आप आराम से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। लास्ट वन इज रॉड पपेट्स। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, रॉड्स के द्वारा जो पपेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे हमको ये वाली पपेट्री देखने को मिलती है और इसमें दो इसकी सब डिवीज़न है। पहला है यमपुरी, कहाँ का, बिहार का, और दूसरा है पुतुल नाच जो कि बंगाल, उड़ीसा और जो असम वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी फेमस है। एंड दोस्तों इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि एक रॉड का यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसी के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, ध्रुपद जो एक म्यूजिकल फॉर्म है उसके लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों ये तो सही है, जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया है। सेकेंड, इट्स लिरिक्स आर यूजुअली इन द डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी कॉल्ड अवधी एंड ब्रज भाषा। फ्रेंड देखिए यहीं पे इसने घुमाने की कोशिश की है, ये हमको ठुमरी में देखने को मिलता है, ठीक है। जो ठुमरी हमने देखी थी उसमें ये चीज़ होती है, ध्रुपद में नहीं होती है। तानसेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ध्रुपद सिंगर्स। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है नंबर 2, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है, होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। दोस्तों टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लेक्चर लिया था एटलीस्ट उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए गए। नंबर 1, ये वेसारा स्टाइल में इसको बनाया गया है। दोस्तों बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ये हमने डिस्कस किया था। द टेम्पल्स आर लेड आउट इन ए स्टार लाइक पैटर्न। फ्रेंड्स बताइए ये सही है कि गलत है। इस तरह से ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमने इमेज भी देखी थी, उसका टॉप व्यू देखा था मंदिर का, डिफरेंट पैनल्स जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इसकी जो वॉल्स हैं उस पर किसी भी तरह की कार्विंग हमको देखने को नहीं मिलती है। फ्रेंड्स ये गलत है, हमको कार्विंग देखने को मिलती है, ये हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है दोस्तों, एक इंडियन पेंटर है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया है
दिस इंडियन पेंटर इज बेस्ट नोन फॉर यूनाइटिंग हिंदू माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स मैटर विद यूरोपियन रियलिस्ट हिस्टोरिसिस्ट पेंटिंग स्टाइल। यहाँ पे तो हमको कुछ समझ में नहीं आया अभी, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू यूज ऑयल पेंट्स, ठीक है, ये भी कोई खास बात नहीं है। फिर क्या है, द डिपिक्शन ऑफ हिंदू deities and episodes from the epics and Purans was a major theme of his और हर वर्क। यहाँ पे कुछ हमको समझ में आ रहा है, हल्का सा हिंट हमको मिला है, ठीक है। सम ऑफ द फेमस वर्क्स बाय द आर्टिस्ट इंक्लूड हरिश्चंद्रा, जटायुवध, शकुंतला। अब दोस्तों यही तो वो चीज़ है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जटायुवध। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था, इसकी इमेज भी मैंने आपको दिखाई थी और इसका संबंध किससे है, राजा रवि वर्मा से। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से। इस पे एक मूवी भी आई थी रंग रसिया, हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको 3 एंशियंट इंडियन टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनके कंपोजिशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको बताना है। और ये 3 टेक्स्ट कौन से हैं, संगम, त्रिपिटका एंड लास्ट वन इज तिरुकुरल। अब फ्रेंड्स बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। इस तरह से आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है। जो त्रिपिटका थी वो सबसे पहले आएंगी, तो जिसका ऑप्शन जिसमें 2 सबसे पहले होगा वही सही जवाब होगा और केवल एक में ही दिया हुआ है तो यही इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आए थे संगम टेक्स्ट और सबसे लास्ट में आया था तिरुकुरल, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब फ्रेंड्स डिटेल्स जो हैं इस वाली स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गुप्ता पीरियड के समय पे जो सोशल कंडीशन थी उसको लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला, जो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी वो डिक्लाइन हो रही थी और जो क्षत्रिय थे उन्होंने अपनी टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। फ्रेंड्स हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस कर ली लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना, तो ये तो गलत है। शूद्राज वर अलाउड टू लिसन टू रिलीजियस टेक्स्ट। फ्रेंड्स ये सही है, हमने डिस्कस किया था कि इनका जो स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ था। अपर कास्ट वुमेन की पोजीशन इम्प्रूव हुई थी, अब उनको प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा भी मिलेगा। दोस्तों ये तो गलत है, पोजीशन डाउनग्रेड हुई थी। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट थी अपने पति के ऊपर या अपने पिता के ऊपर, ठीक है। लाइवलीहुड कुछ उनके पास होता था नहीं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 3 है ये भी गलत है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2 ओनली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और इसमें एहोले इंस्क्रिप्शन को लेके 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा कि सवाल ने पूछा क्या गया है। सबसे पहला, द इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मालप्रभा रिवर इन द फर्टाइल रायचूर दोआब। फ्रेंड्स देखिए ये हमने डिस्कस नहीं किया था लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड बाय पोइट नेम्ड रवि कीर्ति, ये हमने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट सही है। और ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से इसका संबंध है। दोस्तों ये तो गलत है, इसका संबंध किससे था, चालुक्य के साथ। जो पुलकेशिन सेकंड था उसके साथ इसका संबंध था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे गोगना ये टर्म के बारे में हमसे सवाल पूछा गया है कि लेटर वैदिक पीरियड के कंटेक्स्ट में इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इस तरह की टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे हमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। अब दोस्तों घोगना क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। अ गेस्ट who was fed by sacrificing a cattle, a place where men and women gathered for festive celebration, a ritual involving rhythmic chanting of Vedic mantras, और last one is a person who was responsible for veterinary service to cows in the area. फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये एक मेहमान को गोगना के रूप में देखा जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे द्रविड़ स्टाइल के बारे में हमको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है।
दोस्तों ये तो हमने काफ़ी डिटेल में और सबकी मैंने आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई थी। तो अगर कोई बंदा इस क्वेश्चन को गलत कर रहा है तो उसको सीरियसली रिवीजन करना होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एब्सेंस ऑफ बाउंड्री वॉल्स। फ्रेंड्स ये तो गलत है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स ये लोग यूज़ करते थे। प्रेजेंस ऑफ गोपुरम ये सही है। प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक ये भी सही है। हमने पूरा प्लान देखा था एक, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे वाटर टैंक भी देखा था, यहाँ पे हमने गोपुरम दे देखा था। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 5th सेंचुरी में जो लैंड ग्रांट का सिस्टम था उसका इम्पैक्ट पूछा गया है इंडियन सोसाइटी पे। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, इससे एक तो एक्सपेंशन हुआ लैंड का अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दोस्तों ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियस सी बात थी, जो वर्जिन सॉइल थी वो कल्टीवेशन में यूज़ होने लगी थी। इट लेड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, मतलब नंबर ऑफ कास्ट बढ़ गई थी। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, सही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब जो हैं ब्राह्मणिकल सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे नई नई कास्ट हमको देखने को मिलेंगी और इससे जो ट्राइबल रिचुअल्स थे अब वो भी ब्राह्मणिकल सिस्टम में आएंगे और इससे जो तांत्रिसिज्म है, जो तंत्र मंत्र है, वो भी अब स्प्रेड होने लगता है। फ्रेंड्स ये हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 ये सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे राजपूत मिनिएचर पेंटिंग को लेके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जो हमने लेक्चर लिया था तो एटलीस्ट वो आपका तैयार होना चाहिए। एंड राजपूत मतलब राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कि लाइफ ऑफ कृष्णा वो इनकी फेमस थीम होती है, सही बात है, हमने इसको देखा था। जो बनी ठनी है वो बूंदी स्कूल का एक फेमस वर्क है। दोस्तों बनी ठनी हमने डिस्कस किया था, वो एक मैंने इमेज भी दिखाई थी इस साइड, उसकी ओढ़नी आपने देखी हुई थी, ठीक है। और इसका संबंध किससे था, किशनगढ़ स्कूल से था और ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये गलत है। अगला क्या है, निहाल चंद जो है वो फेमस पेंटर थे किशनगढ़ स्कूल के, ये सही है, हमने इसको हमारे नोट्स में है। 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि एंशियंट इंडिया में मालाबार कोस्ट पे, मतलब टूवर्ड्स केरला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये मालाबार कोस्ट हो जाएगा। और ये कौन सा है, ये बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये वाला जो कोस्ट है इसका क्या नाम है। ये तो मालाबार है, ठीक है। अब मालाबार कोस्ट पे एंशियंट इंडिया में कौन सी पोर्ट सिटी जो है वो सिचुएटेड थी। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अरिकामेडू, मुजरिस एंड कावेरी पट्टनम। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स इस वाले मैप में आप देख सकते हैं कि जो मुजरिस है वो मालाबार कोस्ट पे है, जबकि अरिकामेडू और यहाँ पे कावेरी पट्टनम, इसको बोलते हैं पुहर, ये दूसरी तरफ जो कोरोमंडल कोस्ट होता है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मुजरिस, ऑप्शन बी, 2 ओनली। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू।